कल जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसका ऑडियो किसी टेक्निकल कारणवश नहीं आ सका, इसलिए कल का मैं जो पढ़ाया हूँ बहुत कम ही पढ़ाया था, तो मैं उसका फिर अभी आपको बता देता हूँ। इसको इत्मीनान से देख लीजिए। तो हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत रासायनिक सेल का कार्य पढ़ रहे थे, कार्य प्रणाली कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसमें क्या कहते हैं कि दो बर्तन होता है। ठीक है, ये हमारा दो बर्तन है, ये हमारा दो बर्तन है और इसमें हम लोग लिए थे जिंक का रॉड, इसमें लिए थे जिंक और इसमें लिए थे कॉपर का रॉड। ठीक है, ये हम लिए थे जिंक और इसमें लौण ले लिए थे जिंक का, वो था ZnSO4। ठीक है, और ये हमारा था कॉपर का, ये है कॉपर का। इसमें जो लौण लिए थे वह लिए थे CuSO4। तो विद्युत रासायनिक सेल में हम लोग बात किए थे कि यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है उससे हमको विद्युत ऊर्जा मिलता है। और देखो, यह एक उपकरण है जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन इसको सर्वप्रथम बताने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था गैल्वेनी और वोल्टा। इसीलिए इस सेल को गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं और वोल्टोइक सेल भी कहते हैं। अब देखो, इसमें ये जो जिंक है ये हमारा काम करता है एनोड का, और जो ये कॉपर है ये काम करता है कैथोड का। और इसमें एक चीज उल्टा होता है कि यहाँ एनोड होता है निगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। ठीक है, वो आगे हम बताए भी हैं, फिर आज हम बता भी देंगे कि क्यों निगेटिव और पॉजिटिव होता है। ठीक, और इसको एक वायर के द्वारा यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा देते हैं, चाहे आमीटर भी लगा सकते हैं, करंट मापने के लिए। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाएगा और आमीटर लगा रहेगा तो उसे होकर करंट मापा जाएगा। तो हमको यहीं पर देखना है कि यहाँ पर परिवर्तन होता है, तो ये जो परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन, वह परिवर्तन से विद्युत धारा उत्पन्न होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक हम लोग साल्ट ब्रिज लगाते हैं। क्या लगाते हैं? साल्ट ब्रिज। माने यह साल्ट ब्रिज पर अगर शॉर्ट नोट्स आए तो यह एक प्रकार का यू प्रकार का परख नली है। क्या है? यू प्रकार का परख नली है, यू शेप का। इसमें से क्या होता है कि लसलसा पदार्थ होता है जिलेटिन का या अगर अगर का, तो उसको जब बनाते हैं ना तो पेस्ट जैसा हो जाता है। कैसे होता है? पेस्ट के जैसा। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, ऐसा वैद्युत अपघट्ट लेते हैं जो सेल रिएक्शन में भाग नहीं ले, तो वह लेते हैं KCl या KNO3, KCl या KNO3, और इसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? साल्ट ब्रिज। हिंदी में कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं? लवण सेतु। ठीक है, ये कहते हैं लवण सेतु। आगे हम बताएंगे कि लवण सेतु यहाँ पर क्या काम कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यह हमारा सेल, अब मान लो कि यहाँ पर सेल काम कर रहा है, इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, मेरा बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है। तो कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है कि चल रहा है, ये देखा जाए। यानी इस परिपथ से विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कैसे हो रहा है, किस प्रकार हो रहा है, यही हमको क्या करना है, देखना है। तो अब यहाँ जो यहाँ पर लिखा है ना कि एनोड पर, क्या लिखता है? एनोड पर। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इस रिएक्शन में जो रिडॉक्स रिएक्शन होता है अलग अलग हो रहा है। ऑक्सीडेशन एक अलग बर्तन में हो रहा है, रिडक्शन एक अलग बर्तन में। इसको इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट रिडॉक्स। ठीक है, अच्छा, और एनोड पर जो अब हो रहा है ये ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। मतलब अगर हिंदी में कहें तो ऑक्सीकरण। यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। ठीक है, और यहाँ होता है अवकरण या अपचयन। यहाँ होता है अवकरण या अपचयन। ठीक है, इसको कहते हैं अवकरण या अपचयन। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो एनोड पर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण।
तो ऑक्सीकरण एक अलग बर्तन में हो रहा है, इसलिए कहते हैं ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया। इसको यहां पर जो होता है इसको कहते हैं क्या चीज? ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, अब देखो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया तो क्या होता है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। हम पहले ही बता चुके हैं कि ऑक्सीकरण में यहाँ पर ये जो ऑक्सीकरण है इसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग। और ये जो अवकरण है इसमें इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। और एक बात और यहाँ पर आपको देखना क्या है चला कि इस बर्तन में जो ZnSO4 लवण है, तो जब किसी जल में कोई भी लवण डाल दोगे तो लवण जो होता है सबल वैद्युत अपघट्ट होता है, पूरा का पूरा आयनों में क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जो भी लवण तुम डालोगे वो आयन में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। तो इसमें ये टूट जाता है तो ये बना देता है जिंक आयन और सल्फेट आयन। इसमें ये टूट जाता है तो बनाता है कॉपर आयन और सल्फेट आयन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा ऐसा मत समझना एक और रहता है, 1 मोल है तो 1 मोल जिंक आयन है, 1 मोल सल्फेट आयन। तो ये आयन के रूप में ही रहता है, लेकिन फॉर्मूला जब हम लोग लिखते हैं तो ZnSO4 लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं एक्वस, यानी विलयन में घुला हुआ कोई पदार्थ रहता है। यहाँ भी क्या लिखते हैं? एक्वस, विलयन में घुला हुआ पदार्थ है। अब देखो यहाँ पर यह समझना है कि यहाँ जो धातु है जिंक, तो जिंक एक क्रिस्टलीय धातु है, क्रिस्टलीय ठोस है। इसके पास एक क्रिस्टल जालक है और उस क्रिस्टल जालक में जालक बिंदु है जहां उसका परमाणु क्या है? बैठा हुआ है। अरे क्रिस्टलीय ठोस में परमाणु कहाँ उपस्थित होता है? तो जालक बिंदु पर। तो अब यहाँ मान लो कि यहाँ पर एक जालक बिंदु है, तो यहाँ से जिंक एटम निकलेगा। क्या होगा? निकलेगा। और जिंक एटम यहाँ से निकल कर इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा और जिंक आयन चला जाएगा विलयन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? तो रॉड पर। ये लिखाया हुआ है, तो यहाँ देखो ये जिंक समझना। जिंक का रॉड हमारा क्या है? सॉलिड। जिंक का रॉड क्या है? सॉलिड। अब यह ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? त्याग। तो देखो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिया दिया, लॉस कर दिया। अब ये बना दिया जिंक आयन। क्या बना दिया? जिंक आयन। अब देखो तो इस रॉड में से टूट कर जिंक आयन आया है, इसमें रॉड में से टूट के जिंक आयन आया। जिंक जब आया है तो विलयन में आया है, विलयन में है जल, तो जल इसको चारों ओर से क्या करेगा? घेर लेगा। कभी कभी बच्चा सबके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जल क्यों घेरेगा? ऐसा भी सवाल आ सकता है कि नहीं आएगा? बोलिए। तो अब देखिए जो जल है, जो हम लोग का जल है, तो जल का फॉर्मूला क्या है? H2O। आइए जल है ऐसे, तो जल पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव स्लाइटली निगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव। मैंने एक तरह से देखें तो जल हमारा ध्रुवीय अणु है, एक तरफ माइनस और एक तरफ प्लस। तो मान लो कोई आयन है, पॉजिटिव आयन है जल में, तो जब पॉजिटिव आयन है तो इसके चारों ओर से जल का निगेटिव लग जाएगा या नहीं लग जाएगा? तो इसको कहते हैं जल योजन। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जल योजन। तो ये निगेटिव इसको चारों ओर से क्या कर लेगा? घेर लेगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो जिंक आयन है, यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर एक्वस लिखने का मतलब है कि जल इसको चारों ओर से क्या किया है? घेर लिया है। इसीलिए यहाँ पर जिंक आयन लिखा जाता है। अच्छा, यहाँ ठोस क्यों लिख रहा है? कि रॉड से निकला है। रॉड हमारा क्या है? ठोस। तो ये हमारा रॉड ठोस है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जो जिंक आयन चला गया बर्तन में और इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो गया कहाँ? रॉड पर। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन इकट्ठा होने के कारण रॉड क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज। तो आयन तो चला जाएगा, किसी भी धातु का अगर आयन होगा तो चला जाएगा विलयन में। इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो जाएगा? रॉड पर। तो इसीलिए जो एनोड होता है हमारा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्यों ऐसा होगा? तो जब ऑक्सीकरण हुआ तो आयन तो चला गया विलयन में और इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठा हो गया? रॉड पर। अच्छा ये बताओ, तो जैसे जैसे इसमें से एटम टूटेगा तो धीरे धीरे जिंक क्या होगा? पतला होता जाएगा। इसी में से ना एटम टूट रहा है, इसमें से एटम टूट रहा है। अच्छा, आयन विलयन में क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ये एनोडिक बर्तन में, एनोड वाला बर्तन में आयन की मात्रा क्या होगा? बढ़ेगा और एनोड धीरे धीरे क्या होगा? पतला होगा। तो ये हो रहा है हमारा एनोड पर।
अब देखो कैथोड पर क्या होता है, अब लिखना है कहां पर, कैथोड पर। तो कैथोड पर यहां अवकरण हो रहा है तो इसको कहते हैं अवकरण या अपचयन, अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। ठीक है, अभिक्रिया, राइट। अब देखो यहां पर क्या होता है कि जो इस बर्तन में कॉपर आयन है, कौन है, कॉपर आयन, क्योंकि अवकरण में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ग्रहण। तो यहां जो कॉपर आयन है, ध्यान से समझना कि कॉपर आयन जाएगा यहां जालक बिंदु पर जो कॉपर उपस्थित है उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या करेगा, लेकर यहां पर कॉपर जाकर इस पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। माने इसके रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर और उस पर जाकर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इसीलिए कैथोड हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अब देखो तो इसमें क्या है कि कॉपर आयन कहां है, जल में। तो ये है कॉपर, और जल में है तो जल इसको चारों ओर से घेरा हुआ है, तो क्या लिखेंगे, एक्वस। ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, कॉपर सॉलिड। तो अगर हम तुमसे कहें कि विद्युत रासायनिक सेल में कौन सा रॉड पतला होता है और कौन सा रॉड मोटा होता है, तो एनोड क्या होगा, पतला होगा, और कैथोड क्या होगा। अच्छा, इसमें क्या है कि इसी का ना आयन यहां जाके जमा हो रहा है, तो कैथोड के बर्तन में आयन की मात्रा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, यहां इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है। तो अब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर एनोड से निकलकर किधर जाएगा, कैथोड की ओर। तो किसी भी विद्युत रासायनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर होगा, एनोड से कैथोड की ओर। ठीक है, अब जब एनोड से कैथोड की ओर होगा तो हम जानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होता है। तो अब हमारा करंट किधर से किधर जाएगा, तो करंट जाएगा कैथोड से एनोड की ओर। तो एक पॉइंट सारा इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये सारा हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में मजा आएगा इसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एनोड का अभिक्रिया, ये हो गया कैथोड का अभिक्रिया। अब चला यहां पर एक होता है, वह होता है कुल सेल अभिक्रिया। क्या होता है, कुल सेल अभिक्रिया। मैंने दोनों अभिक्रियाओं को एक साथ अब लिखेंगे तो उसको क्या कहते हैं, कुल सेल अभिक्रिया। तो अब देखो एनोड का यह है, तो एनोड का लिखो यहां, तो यह है जिंक सॉलिड। और तुमसे पूछेगा कि जिंक सॉलिड क्यों लिख रहा है, तो कहो देखो एनोड पर जिंक क्या है, सॉलिड है, ठोस है। अब यहां पर ये दे देगा क्या चीज, Zn2+ एक्वस, और यह हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। अब कैथोड का ये वाला है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, Cu2+ एक्वस, और यह हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, यह हो जाएगा कॉपर सॉलिड। अब देखो रिडॉक्स का एक बहुत बड़ा बात होता है कि रिडॉक्स में इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन बराबर होता है। जैसे ये 2 दे रहा है तो यहां 2 ले रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना का लॉस हो रहा है उतना का गेन हो जा रहा है। तो अब देखो इसको ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, जिंक सॉलिड, हो जाएगा कॉपर 2+ एक्वस। अब देखो यहां इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, अब ये हो जाएगा Zn2+ एक्वस, और ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। अब देखो कभी कभी हो सकता है कि जो कुल सेल अभिक्रिया ही तुमको दे दे, कुल सेल, और उससे पूछे कौन एनोड है और कौन कैथोड है। तो अब यहां तुम देखो जिंक पर कोई चार्ज नहीं है तो क्या है, 0 है। यहां पर क्या है, +2, यहां पर क्या है, +2, यहां पर क्या है, 0। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीकरण में जिसका इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा उसका ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ेगा। तो देखो जिंक का 0 से क्या हो रहा है, +2, ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, तो जिंक यहाँ एनोड है। और जिसका ऑक्सीकरण संख्या का मान घटता है वह हमारा क्या काम करता है, कैथोड का। तो यहाँ कॉपर का +2 से क्या हो रहा है, 0, तो घट रहा है, तो कॉपर हमारा कैथोड का काम कर रहा है। एक चला होता है सेल निरूपण, सेल निरूपण, इसको हम लोग कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, मतलब हुआ कि सेल को कैसे व्यक्त करेंगे। तो एक आईपेक कन्वेंशन के अनुसार, आईपेक के अनुसार
इसमें एक फिक्स है कि बउआ एनोड लिखना है लेफ्ट में, एनोड किधर लिखना है, लेफ्ट में, कैथोड लिखना है राइट में, और मिडिल में, यहां पर मिडिल में साल्ट ब्रिज लिखा जाता है, यहां आता है साल्ट ब्रिज मिडिल में, और इसको क्या कहता है, ऐसे डबल लाइन से दिखाया जाता है, दो पैरेलल लाइन से, दो, तो जहां भी तुमको मिलेगा दो पैरेलल लाइन तो वो हमारा क्या है, साल्ट ब्रिज। अब जरा देखो एनोड पर ये जिंक से क्या हुआ है, Zn2+, तो एनोड किधर लिखना है, बाएं, तो यहां देखो ये हो गया जिंक सॉलिड, ऐसे लाइन वो खींचना है, इधर क्या है, तो यहां हो जाएगा Zn2+, यहां अभी हम लिख रहे हैं एक्वस। अगर यहां पर सांद्रता पता रहता, अगर लिखा रहता 1 मोल पर लीटर, मान लीजिए 1 मोल पर लीटर है, तो यहां जिंक का सांद्रता हम लिख देंगे 1 मोल पर लीटर। तो देखो एनोड का कहानी है जिंक से Zn2+, इसीलिए जिंक से। कैथोड पर क्या है, कॉपर 2+ से क्या है, कॉपर, तो यहां पर क्या करेंगे कि ये लिख देंगे कॉपर 2+, और यहां लिख देंगे एक्वस, ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। ठीक है, अब यह इसका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब यह एनोड है तो क्या है, नेगेटिव, अब कैथोड है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जा रहा है, जिंक से कॉपर की तरफ, एनोड से, करंट किधर से किधर जा रहा है, कॉपर से जिंक की तरफ। ठीक है, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो सेल में परिवर्तन हो रहा है, जो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, उसके कारण इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह होने से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। अब ये जब रिएक्शन होता रहेगा, ये जब खेला होगा, तो अब जरा सोचना यहाँ धीरे 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 इस बर्तन में क्या बढ़ेगा, तो जिंक आयन टूट टूट के बढ़ेगा, तो इस बर्तन में जिंक आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, बहुत अधिक हो जाएगी। जिंक आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। अब यहां जब जिंक आयन की मात्रा अधिक हो जाएगी, यानी धन आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक। अगर उस बर्तन में धन आवेश की मात्रा क्या हो गई, अधिक, इलेक्ट्रोड पे कौन आवेश है, ऋण आवेश। तो जब ऋण आवेश है तो इस ऋण आवेश के चारों तरफ से धन आवेश घेर लगा कि नहीं घेर लगा, बोलो, नहीं घेर लगा। अच्छा, मान लो कि गेट पर, दरवाजा गेट पर लोग भीड़ लगा दे, तो लोग उससे बाहर निकलेगा। तो यहां मान लो यहां चारों तरफ से जिंक आयन घेर ले, तो जो जिंक आयन निकलने वाला है निकलेगा, है? यानी जिंक आयन जब नहीं निकलेगा तो ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अच्छा, यहां देखो, यहां जाकर कॉपर जमा हो जाएगा तो सल्फेट न बच जाएगा, यानी निगेटिव चार्ज बच गया। अब इसमें ज्यादा निगेटिव हो गया, रॉड हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव के चारों तरफ से निगेटिव लग गया, और आने वाला जो पार्टी है वो क्या है, अब वेलकम करने वाला पार्टी क्या है, तो इस निगेटिव को देखकर वो आएगा, नहीं ना आएगा। तो यानी यहां अवकरण क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, यानी सेल काम करना क्या कर देगा, बंद। तो उसी समय इस साल्ट ब्रिज की आवश्यकता होती है। साल्ट ब्रिज का एक सबसे बड़ी बात है कि इसको लगा देते हैं तो सर्किट जो होता है विद्युतीय परिपथ पूरा हो जाता है। अब दूसरा जो इसमें हम लेते हैं KCl या KNO3, ऐसा वैद्युत अपघट्ट लेते हैं जो सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। कैसा वैद्युत अपघट्ट लेते हैं, ऐसा वैद्युत अपघट्ट लेते हैं जो सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ठीक है, तो ये करता क्या है, तो देखो क्या करता है। जैसे KCl है तो ये आयन में टूटेगा K+ और Cl-। ठीक है, तो अब इसमें जिंक आयन है, धन आवेश ज्यादा है, तो इसमें राय करता है कि जौन आयन जिधर ज्यादा है, मान लो इसमें धन आवेश ज्यादा है तो इसका ऋण आवेश इधर आता है, तो धन आवेश को हटा देता है। इसमें ऋण आवेश सल्फेट आयन ज्यादा है तो इसमें से धन आवेश आता है पोटेशियम आयन, उस सल्फेट को क्या किया, हटा दिया। माने ये सब पुलिस है, आया AK-47 ले ले, ले आया, जिंक आयन को पकड़ के गाड़ी में क्या किया, भर लिया, तो जिंक आयन यहां से हट गया। अब जिंक आना शुरू, यहां से पोटेशियम आयन आया, सल्फेट को क्या किया, हटा दिया, तो इलेक्ट्रॉन भी आना शुरू। यानी लवण सेतु का एक काम यह होता है कि विद्युतीय उदासीनता क्या करता है, बनाए रखता है। अच्छा, इसमें क्या है, ऐसा मत सोच लेना कि यहां से बिलियन यहां जाएगा, बिलियन नहीं आएगा, जाएगा।
उसमें लसलसा पदार्थ होता है और ठोस टाइप का होता है, वो जिलेटिन या अगर अगर का होता है। बस इसमें यह होगा कि इसमें से आयन खाली निकल के यहां जाएगा या यहां से निकल कर यहां आएगा, पानिया नहीं जाएगा, केवल कौन जाएगा? आयन। तो इस तरह से लवण सेतु का हमेशा बात पूछा जाता है। तो लवण सेतु में जो भी वैद्युत अपघट लिया जाता है वह लिया जाता है ऐसा वैद्युत अपघट जो सेल अभिक्रिया में भाग नहीं लेता हो। ये खाली देखो क्या कर रहा है, पुलिस का काम कर रहा है, यहां से जिंक हटा रहा है और यहां से सल्फेट आ कह रहा भैया तो नहीं काम करो सर, ते ऑक्सीकरण कर ते अवकरण कर, ते इलेक्ट्रॉन फेंक, आई इलेक्ट्रॉन ली, पूरा विद्युत धारा दे सो कम के जम के ग्राहक के पंखा चले के चाही, बॉल जरे के चाही। हम जन बानी है क्रांतिकारी लोग का हटौले रहता नहीं, जब जब एमें बढ़त जाई जिंक आयन तो क्या करियो हटा दिया। अब इसमें अगर दो चीज लोग पूछता है कि विद्युत रासायनिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान घटेगा, किस इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान बढ़ेगा, तो एनोड का द्रव्यमान घटेगा और कैथोड का द्रव्यमान बढ़ेगा। और किसमें आयन की सांद्रता बढ़ेगी, तो एनोड में आयन की सांद्रता बढ़ेगी और कैथोड में आयन की सांद्रता घटेगी। तो यह एक रेफरेंस लेकर हम लोग विद्युत रासायनिक सेल का कार्य समझे। तो ये सेल रिएक्शन एनोड का और यह कैथोड का, ये कुल अभिक्रिया, इसका यह रिप्रेजेंटेशन। तो कभी कभी क्या होगा कि रिप्रेजेंटेशन दे देगा तो कहेगा अभिक्रिया लिखिए, कभी अभिक्रिया लिखा रहेगा तो कहेगा रिप्रेजेंटेशन लिखिए। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चीज आपको समझ में आया होगा और इसको आप क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आइए एक और नए दूसरा सेल के साथ हम लोग खेलते हैं। ये तो हमारे जिंक कॉपर के साथ है ना, एक हम एक और सेल लेते हैं और उसके साथ फिर गेम को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए विद्यार्थी जी, आप लोग क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, वीडियो को रोक कर और दूसरे खेल में शामिल हो जाइएगा, कूदा के मत जाइएगा। अब देखो यहां पर चला एक सेल का कहानी फिर से हम लिखते हैं। जैसे लिखा रहेगा Mg AgNO3 सेल, समझो। अब यह ऐसा लिखा रहेगा तो समझो क्या समझेंगे। तो यहाँ मैग्नीशियम जो है हमारा लेफ्ट में है, तो यानी मैग्नीशियम जो है हमारा यहाँ Mg, ये हमारा एनोड है, ये हमारा क्या है, एनोड। और जो यहाँ सिल्वर है Ag, ये हमारा क्या है, कैथोड है। यह समझना, ठीक है। तो इसकी बनावट फटाफट तेजी में, जैसे कि मान लो कि ये हमारा एक बर्तन है जिसमें मैग्नीशियम रख दिए हैं, ये एक बर्तन है जिसमें सिल्वर रख दिए हैं। ठीक है, ये हमारा मैग्नीशियम है, ये हमारा है मैग्नीशियम, ये हमारा एनोड और ये निगेटिव है, और ये है हमारा सिल्वर, ये है कैथोड, ये हमारा पॉजिटिव है। और इसमें हमने क्या किया है कि इसी का लवण ले लिया है AgNO3, और इसमें हमने इसी का लवण ले लिया है MgSO4। ये क्या ले लिया है, MgS, मतलब जिसका धातु लेंगे उसी का लवण ले लेंगे। ठीक है, और इसको एक तार से यहाँ वोल्ट मीटर लगा क्या किया है, जोड़ दिया है। और उसके बाद विद्यार्थी यहाँ पर एक लगा दिया है लवण साल्ट ब्रिज लगा दिया है। ठीक है, अभी हमारा काम हो रहा है, सेल हो गया। अब यहाँ जो एनोड है, एनोड, ठीक है, एनोड पर, तो एनोड पर हमारा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ये जो मैग्नीशियम रॉड है तो यह हो गया Mg सॉलिड। आए, अब ये क्या करेगा, यहां से टूट कर यहां आएगा, Mg आयन आ जाएगा विलयन में, और इलेक्ट्रॉन कड़ा हो जाएगा कहां पर, रॉड पर। तो इसीलिए ये हो गया Mg2+, ये हो गया इलेक्ट्रॉन। अब जब बर्तन में आएगा तो इसमें जल है, जल इसका स्वागत करेगा, चारों ओर से इनको घेर लेगा नहीं। तो ये हो गया एनोड पर। अब देखो कैथोड, अब हो गया कैथोड पर। तो यहां पर इसमें Ag+ आयन है, NO3-। अब यहाँ Ag आयन जाएगा इसके सिल्वर से लैटिस से जालक बिंदु के एटम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और जाकर इस पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, Ag+, तो यह एक्वस है, विलयन में है, और यह एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और यह हो गया Ag सॉलिड, ये हो गया Ag सॉलिड। तो यह एनोड का अभिक्रिया हो गया, यह कैथोड का। अब यहां पर हम लिखे कुल अभिक्रिया, क्या लिखे, कुल अभिक्रिया। तो देखो रिडॉक्स का एक कहानी है, जितना का लॉस होगा उतना का गेन।
जैसे यहाँ 2 का लॉस हो रहा है लेकिन यहाँ 1 का गेन। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि आप किसी को मान लो 500 रुपये किसी को दे रहे हो तो 500 ले रहा है कि वो 300 ले रहा है, 500। तो उसके लिए यहाँ पर छूट है कि आप सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 2 दे रहा है 1 से ले रहा है तो इसमें क्या करो, अगर 3 दे रहा था 1 लेता 3 से करता, या मान लो 3 देता 2 लेता तो 3 से नीचे या 2 से ऊपर कर देते, तो गुना कर देगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम सॉलिड। 2 से गुना करेगा तो ये हो जाएगा 2Ag प्लस ये क्या हो जाएगा एक्वस, और ये हो जाएगा Mg2 प्लस एक्वस, और ये हो जाएगा 2Ag सॉलिड। क्या हो जाएगा सॉलिड। अब देख चला तुमको ऐसा सेल रिएक्शन दे देगा ऑब्जेक्टिव में और कहेगा बताओ इसमें एनोड कौन है, तो कैसे चेक करोगे, तो देखना कि किसका ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है। जैसे यहाँ मैग्नीशियम पर कुछ नहीं है तो 0 है, यहाँ +1 है, यहाँ क्या है 0, तो 0 से +2 हो रहा है तो बढ़ रहा है, तो मैग्नीशियम एनोड है। और सिल्वर का +1 से 0 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है तो यह कैथोड है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट होता है वह होता है सेल रिप्रेजेंटेशन। वह क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में एनोड रहता है लेफ्ट में और कैथोड रहता है राइट में। तो अब एनोड में क्या है Mg, तो यहाँ लिख Mg सॉलिड, एक लाइन खींच दे ऐसे, इधर क्या हो गया है तो यहाँ लिख दे Mg2 प्लस, और अभी लिख दो यहाँ पर एक्वस। अगर इसका सांद्रता हमको इस साल्ट का सांद्रता पता रहता तो जो इसका सांद्रता है वही मैग्नीशियम आयन का सांद्रता होता। अगर मान लिया यहाँ 1 मोल पर लीटर है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे 1 मोल पर लीटर जो होगा। अच्छा, साल्ट ब्रिज जो है ना इसके 2 को समानांतर रेखा खींचना है ऐसे, माने जो साल्ट ब्रिज है बीच वाला, इसको दिखाने के लिए 2 को समानांतर रेखा खींच देना है एनोड और कैथोड के बीच में। हमेशा एनोड लेफ्ट में रहेगा क्योंकि आईपेक का नियम है। अब देखो, अब कैथोड पे क्या हो रहा है Ag प्लस, तो ये मान लो लिख दिया Ag प्लस। अब मान लो इसका भी सांद्रता क्या है 1 मोल पर लीटर, तो यहां भी इसका सांद्रता लिख देंगे 1 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा Ag सॉलिड। अब देखो यहां जो हम 2 से गुना किया है ना कोफिशिएंट, तो रिप्रेजेंटेशन में कोफिशिएंट लिखने की जरूरत, देखो यहां पर Ag प्लस से क्या हुआ है Ag, तो ये हमारा हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। तो देख चला, ये हो गया निगेटिव और ये हो गया पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से सिल्वर की ओर और करंट सिल्वर से, तो एक हम दूसरे सेल पर भी बात किए तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा एनोड से, अच्छा इसमें मैग्नीशियम धीरे धीरे पतला होगा, सिल्वर धीरे धीरे क्या होगा मोटा होता जाएगा। तो यही ना प्लेट जो ऐसे जो बैटरी का प्लेटवा ऐसे ही फिर चार्ज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, इसमें से डिजॉल्व होता है, इसमें जाकर क्या होता है जमा होता है। फिर एक काम चार्ज डिस्चार्ज करते 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 जो प्लेटवा होता है बाद में क्या हो जाता है खराब हो जाता है। इसीलिए उससे देखते हो जो इन्वर्टर का बैटरी होता है 2-3 साल के बाद क्या हो जाता है खराब हो जाता है, फेंक दिया जाता है। तो अब हमको लगता है कि विद्युत रासायनिक सेल का ये बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अभी मान लो तुमको कुल सेल अभिक्रिया दे दे, क्योंकि हम ऐसा यहाँ एलिमेंट लिए हैं जो हम कोई एग्जाम्पल में चर्चा नहीं किए। अब तुमको यहाँ पर बताना रहे कि कौन एनोड है और कौन कैथोड है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो चार्ज क्या लिखेंगे 0। यहाँ पर कितना आवेश ऑक्सीकरण संख्या है 0, यहाँ +2 है और यहाँ है 0। तो यहाँ पर क्रोमियम का 0 से +3 हो रहा है, ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, यानी ये हमारा एनोड है, क्रोमियम हमारा एनोड है। और निकेल का हम देख रहे हैं +2 से 0 हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये हमारा कैथोड है। चलो ये तो क्लियर हो गया। अब इससे कहे कि इसका कुल सेल अभिक्रिया दिया है, अब इसका अलग अलग लिखिए, एनोड का लिखिए और कैथोड का लिखिए, तो लिखा जाएगा। तो देखो यहाँ पर, तो ये है क्रोमियम, ये क्रोमियम हमारा है सॉलिड,
अब ये क्रोमियम कितना प्लस है, इस पर 3 प्लस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। यहां पर एक्वस लिखा रहेगा, यहां पर एक्वस लिखा रहेगा। अब यहां है ये निकेल आयन, कितना है, निकेल आयन 2 प्लस है, तो कितना इलेक्ट्रॉन लिया होगा बोलो, 2। तो यह हो गया है निकेल सॉलिड। लेकिन यहां लॉस गेन इक्वल नहीं है, यह 3 दे रहा है, ये 2 ले रहा है, तो इसमें हम 2 से गुणा करना होगा और इसमें 3 से, तब ये हमारा ओवरऑल वह आ जाएगा। तो अब यह एनोड का अभिक्रिया है और यह कैथोड का। अब इसका कहे सेल रिप्रेजेंटेशन, क्या कहे, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जब कहेगा तो लेफ्ट में एनोड, Cr से क्या हो गया, तो ये हो गया Cr सॉलिड, एक लाइन खींच देंगे, ये हो जाएगा Cr3 प्लस एक्वस, और 2 को लाइन खींच देंगे तो साल्ट ब्रिज हो जाएगा, इधर हो जाएगा निकेल 2 प्लस, ठीक है, एक्वस, और ये हो जाएगा निकेल सॉलिड। तो अब देखो तुम, अगर तुमको यह दिया रहे तब लिखाएगा कि नहीं, सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहे तो सेल रिएक्शन लिखाएगा या कुल सेल अभिक्रिया लिखाएगा। तो यही चीज आपको सीखना है कि अगर रिप्रेजेंटेशन दिया है तो ये सेल रिएक्शन लिखाएगा कि नहीं, आराम से। ये एनोड है और यह कैथोड है, यह निगेटिव है और यह पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर, करंट आ रहा है इधर। तो हमको अब लग रहा है कि विद्युत रासायनिक सेल के विषय में लगभग आप जो वर्किंग कल्चर है, वर्किंग इसका जो फंक्शन है, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। आइए हम लोग फिर इसमें आगे पढ़ते हैं, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है बोर्ड में कि विद्युत रासायनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो विद्युत रासायनिक सेल है यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और जबकि यह है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक। तो इसमें लिखोगे यह पहला पॉइंट, यह रासायनिक ऊर्जा को, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। परिवर्तित करता है, इसमें लिखो यह विद्युत ऊर्जा को, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या था दूसरा पॉइंट कि इसमें एनोड और कैथोड के लिए अलग अलग बर्तन है, जबकि इसमें एनोड और कैथोड एक ही बर्तन में रहता है। तो लिखेगा इसमें एनोड और कैथोड, विद्युत रासायनिक सेल में लिखोगे इसमें एनोड और कैथोड, इसमें एनोड और कैथोड के लिए दो अलग अलग बर्तन होता है। ठीक, इसमें लिखो इसमें एनोड और कैथोड, इसमें एनोड और कैथोड दोनों एक ही बर्तन में उपस्थित होता है। इसलिए इसे, इसी लाइन में लिख लेना, इसलिए इसे डायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसे डायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, इस लाइनों में जहां लाइनों अंत हुआ है इसमें लिख लो इसलिए इसे
इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इनडायरेक्ट रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसमें एनोड निगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव। तो लिखोगे इसमें एनोड निगेटिव, इसमें एनोड ऋण आवेशित, विद्युत रासायनिक सेल में इसमें एनोड ऋण आवेशित और कैथोड, इसमें एनोड ऋण आवेशित और कैथोड धन आवेशित होता है, धन आवेशित होता है। इसमें क्या लिखोगे, इसमें एनोड धन आवेशित और कैथोड ऋण आवेशित होता है, लिख लो। उसमें विद्युत अपघटनी सेल में कि इसमें एनोड धन आवेशित और कैथोड ऋण आवेशित होता है, ठीक है। और चौथा पॉइंट क्या होगा, इसमें साल्ट ब्रिज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो लिख लो इसमें साल्ट ब्रिज पाया जाता है और इसमें साल्ट ब्रिज नहीं पाया जाता है। तो यह अंतर हो गया 2 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल पूछे। माने इस चैप्टर का कितना महत्व है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर इनऑर्गेनिक सवाल है। अगर जिस बच्चा को इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, उससे बहुत सारे प्रश्नों का जवाब वह नहीं दे सकता है। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो जरा गौर से देखेंगे, क्योंकि इसमें आपको बहुत मजा नहीं आएगा गाना। चूंकि अगर गाना देखने वाला, ऑर्केस्ट्रा देखने वाला अगर आप हैं, तो यहाँ तो ऑर्केस्ट्रा हो नहीं रहा है, हाँ यहाँ लाइव का ऑर्केस्ट्रा होगा। अगर आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा तो लाइफ में ऑर्केस्ट्रा ही ऑर्केस्ट्रा है, ठीक। अब यहां पर एक पॉइंट हम लोग को पढ़ना है, चला शानदार पॉइंट पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव, क्योंकि आप जानते हैं कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है, जब तक 2 विभवांतर नहीं होगा, 2 इंड पर विभव का अंतर नहीं होगा, तब तक विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। अब हम लोगों को पहुंचना है वहां पर, ठीक है। अब वहां पहुंचना है, तब यहां पहले चला हमको पढ़ना है इलेक्ट्रोड विभव। क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखिए, समझो यहां पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है कि जहां पर 2 विपरीत आवेश आसपास रहे, एक दूसरे के नजदीक रहे, तो वहां एक विभवांतर उत्पन्न होता है। 2 विपरीत आवेश के बीच क्या होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहां पर 2 विपरीत आवेश कैसे हुआ, तो जरा समझो कि जैसे कि ये मेटल हमारा रॉड है, ठीक है। अब यह एनोड है, मान लीजिए एनोड है, तो यह इलेक्ट्रॉन का किया, लॉस किया। अब मान लो कि कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो पता नहीं है, ये मान लो n इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो इस पर n प्लस हो। 1 लॉस किया तो 1 प्लस हो, ठीक है। 2 लॉस करेगा तो 2 प्लस होगा। तो यानी ये हमारा रॉड है, मान लो ये हमारा रॉड है, और अभी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, न्यूट्रल है, कोई प्लस माइनस नहीं है। लेकिन जब ऑक्सीडेशन होगा तो जो आयन है वो तो चला जाएगा कहां पर, सॉल्यूशन में, और इलेक्ट्रोड पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखें कि अगर इस बर्तन में यहां पर तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया, ये निगेटिव चार्ज हो गया, अरे ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गया तो क्या हो गया, और जो ये पॉजिटिव धनायन है वो तो सॉल्यूशन में चला गया, यानी विलयन में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो इस नेगेटिव के चारों ओर से पॉजिटिव इसको घेर लेगा कि नहीं कर लेगा। तो यहाँ 2 विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रोड पर निगेटिव होगा, विलयन में पॉजिटिव, तो 2 विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ। तो इस 2 विपरीत आवेश के कारण जो विभवांतर होगा उसी को कहेंगे क्या चीज, इलेक्ट्रोड विभव। यानी इसको परिभाषित क्या करेंगे, धातु इलेक्ट्रोड, क्या कहेंगे, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन के बीच जो विभवांतर होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया कि नहीं,
यह इलेक्ट्रोड, अब तुम कहेगा सर खाली ऑक्सीडेशन में होगा, ऐसा नहीं है, रिडक्शन में भी होगा। तो रिडक्शन में क्या होगा कि जैसे मान लो कि रिडक्शन में यहाँ पर कोई आयन है तो निगेटिव आयन भी तो रहेगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ तो हो जाएगा पॉजिटिव, आई तो जाकर जमा हो जाएगा। अब यहाँ जितना पॉजिटिव जमा रह गया, इसमें क्या रह गया, निगेटिव, नहीं हो गया। तो अब यहाँ पॉजिटिव, अब विलयन में क्या हो गया, निगेटिव, रिडक्शन के क्रम में। तो इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव का डिफिनीशन में कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयन के बीच जो विभवांतर होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। देखिए जब हम परिभाषा बोले तो दिमाग में ये फोटो भी आना चाहिए, तबे साइंस समझ में आएगा। ये ऑक्सीकरण का है या अवकरण का, हम फिर इस पर आएंगे। तो परिभाषा लिखिएगा, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में, धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में उपस्थित आयनों के बीच जो विभवांतर होता है उसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। सीधा सवाल तुमसे पूछेगा 2 नंबर में, इलेक्ट्रोड विभव से क्या समझते हैं? नहीं, तो सिंपल है कि धातु इलेक्ट्रोड और विलयन में जो आयन है उनके बीच जो विभवांतर होगा उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। अब देखो तो इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। एक जब ऑक्सीकरण कर रहा है तो यहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव एक ही का विभवांतर होगा, और जब रिडक्शन होगा तो यहाँ पॉजिटिव विलयन में निगेटिव। ठीक है, तो लिखोगे इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड विभव 2 प्रकार का होता है। ठीक है, तो एक हो गया ए ऑक्सीकरण विभव। मैं बार बार कह रहा हूं, चला इस चैप्टर का जान है ये टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव। जिस बच्चे को इलेक्ट्रोड विभव समझ में आया, जिसको ऑक्सीकरण विभव या अवकरण विभव दोनों समझ में आया, उसको यह टॉपिक समझ में आएगा। सावधान सावधान सावधान। विद्युत रासायनिक सेल पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपना कॉन्सेप्ट पूरा इलेक्ट्रोड विभव पर लगाएं। इलेक्ट्रोड विभव बढ़िया से समझ गए, ऑक्सीकरण अवकरण विभव बढ़िया से समझ गए, तो आप हर चीज का जवाब दे सकते हैं, केवल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, पूरा इनऑर्गेनिक जो बात करें उसमें भी। तो ऑक्सीकरण विभव यह है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, और चला दूसरा है अवकरण विभव, वो हमारा है रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल हो गया, 45 मिनट का हो चुका है, तो मैं आपको एक कल इसका क्लास में कर लूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आज इसलिए छोड़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा आप और बढ़िया ढंग से पढ़िएगा। ठीक है, तो आप जाकर किताब, आज आपको टाइम शाम में मिलेगा तो आप जाकर पढ़िएगा इलेक्ट्रोड विभव, ऑक्सीकरण विभव, अवकरण विभव। ठीक है, इसको जाकर पढ़ो, एक बार पढ़ बताते हैं क्यों कह रहे हैं, क्या बोले हैं, यही टॉपिक इसका आधार है। जैसे ऑर्गेनिक का आधार इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, तो इसका आधार इलेक्ट्रोड विभव है। तो एक बार थोड़ा सा जो लड़का पढ़ के आएगा, कल क्लास करेगा, उसका हमको उम्मीद है कि अगर आप पढ़ के एक बार आए हैं, समझ में आए या नहीं आए, एक बार पढ़ लोगे ना। देखो आदमी जब पढ़ता है ना तो बात दिमाग के किसी न किसी कोना में रहता है। लोग कहता है ना कि हम भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है।
जब आप पढ़ते हैं तो किसी न किसी दिमाग के कोना में रहता है। अलग बात है कि वो दबा हुआ रहता है नहीं, लेकिन जो इससे वह बात तुम्हारे सामने आएगा वो तुरंत याद आ जाएगा। जैसे कोई आप टॉपिक पढ़े नहीं समझ में आ रहा है, आपके दिमाग में है, जैसे टीचर पढ़ाएगा, अरे वाह ये तो बहुत आसान है, तो ऐसा ही होता है। तो इसलिए हम आपको आज टाइम दे रहे हैं, एक बार आप रीडिंग करके आइए। समझ में आए तो गुड, नहीं समझ में आए तो वेरी गुड। ठीक है, तो चलिए कल हम लोग मिलते हैं फिर इस वीडियो में।